हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 फिजिक्स का, जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने हाफ पोर्शन को डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार जाएं और उस लेक्चर को देखें, आपको बड़ा ही बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि बड़े ही छोटे से पार्ट में हमने इस पूरे चैप्टर के आधे पोर्शन को कवर करा दिया है और बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं हम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिनमें से है सबसे पहला है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, दूसरा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तीसरा द रेनबो, चौथा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों, हम अपने वादे के मुताबिक एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं, किसी भी टॉपिक को लीव नहीं किया जाएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक का डिस्कशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आइए देखते हैं देर ना करते हुए कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, यानी कि जो लाइट है, लाइट का रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म से कैसे होता है, ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। सबसे पहले ये समझ लो कि ग्लास प्रिज्म क्या होता है। जनरली आपने देखा होगा, आपके प्रैक्टिकल लैब वगैरह में भी होगा ऐसे कुछ ग्लास का बना हुआ एक मटेरियल, ऐसे ग्लास का बना हुआ एक ऐसा मटेरियल जिसके 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होंगे। 3 ऐसे कैसे सर्फेसेस होंगे? रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होंगे और 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस होंगे। ठीक है ना, एक प्रिज्म में अब हम जानते हैं कि एक ये वाला हो गया, दूसरा सर्फेस हो गया, तीसरा सर्फेस हो गया। 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि इस ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये क्या है? ये हमने यहाँ पे जो बनाया ये है ग्लास प्रिज्म है। तो अब देखते हैं कि इस ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आइए देखते हैं। इसका एक सरफेस का हमने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। सपोज कर लो कि यहाँ से व्हाइट लाइट या कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो भी हमने बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो चैनल के अंदर जाएँ, प्लेलिस्ट में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नाम से उस वीडियो को हमने सेव कर दिया है। तो उसमें 9 या 10 वीडियोज़ हैं जिनमें पूरा कंप्लीट चैप्टर लाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी जाके आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट, सपोज कर लो कैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है ऑब्लिकली ऑन द प्रिज्म। ठीक है, तो हम जानते हैं जिस पॉइंट पर प्रिज्म के जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम देते हैं ABC, हमने प्रिज्म का नाम दे दिया इधर। अच्छा, जो रे ऑफ लाइट इस पे फॉल कर रहा है, इस रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, यानी जिस पॉइंट पे फॉल किया, उसको क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। जनरली रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, और जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो इसका रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, ऑन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है। पहले हम यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल आप जानते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाया जाता है। और यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, यानी कि इसकी बेंडिंग किधर होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि कह सकते हैं इधर बेंड करेगा ये। अब हम देख रहे हैं कि जब ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंचेगा, ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये जब गया दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो जनरली ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे के जैसा वर्क करेगा, क्योंकि ये जाकर के अब दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंस करेगा, अब वो पॉइंट इसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसे नॉर्मल प्लॉट कर दो, नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया। अब देखोगे आप कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा
वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, और जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाएगा तो रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, यानी कि कुछ इस वे में रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। लगभग क्लियर हो गया होगा आपको कि जो ग्लास लैब होता है, यहाँ पे जो ग्लास प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन है कुछ इस वे में होता है, और रे ऑफ लाइट जो है बेस के टूवर्ड्स डेविएट करेगा। यहाँ पर देखो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, देखो इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रहा था अब उसी मीडियम में यहाँ पे इमर्स कर रहा है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि किसी भी ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक और बात बताऊं आपको कि जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पर आता है, जो हमारे धरती पर सनलाइट फॉल करता है, व्हाइट लाइट फॉल करता है जनरली, वो व्हाइट लाइट 7 कलर का कंबाइंड फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर कौन कौन से हैं? विवग्योर होता है। ठीक है ना, वो 7 कलर कौन कौन सा होता है? विवग्योर। आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा विवग्योर के बारे में। जो रेड है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ऊपर होगा। जो रेड है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ऊपर होगा। और वायलेट का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, इसलिए सबसे नीचे होता है। अब देखिएगा, ये हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन, नाउ ब्लू, आई से हो गया इंडिगो, और वी से हो गया वायलेट। ठीक है ना, तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि जो वाइट लाइट जो हमारे धरती पर फॉल करता है उसमें तो सिर्फ एक ही कलर लग रहा है जैसे वाइट लाइट है, लेकिन वो जनरली 7 कलर का कंबाइंड फॉर्म होता है। इनमें रेड से लेकर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, टोटल 7 कलर्स होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर जो होगा, सबसे ऊपर रेड कलर होता है और सबसे नीचे होता है वायलेट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा, देखो अगर यही रे ऑफ लाइट जो व्हाइट लाइट जो सन से आ रहा है हमारे धरती पर जो फॉल कर रहा है, ये यदि ग्लास प्रिज्म से पास कर जाए तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ऐसे थोड़ा ये डेविएशन ज़्यादा दिखा दिया हमने, ऐसे 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और ये हो गया 7। तो ऐसे 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी सन से रे ऑफ लाइट आता है अगर हमारे ग्लास में से पास करेगा तो वो ऐसे 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा देखो, 7 रंगों का कलेक्टेड फॉर्म सेपरेट क्यों हो जाता है? क्यों आखिर अलग अलग हो जाता है? क्योंकि जो 7 रंग यहाँ पे होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो या जो भी कलर्स हैं, इन सारे कलर का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। ठीक है, 7 कलर का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, और डिफरेंट वेवलेंथ के कारण जब ये अंदर जाएंगे प्रिज्म के तो इनका स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगा, और जब स्पीड डिफरेंट हो जाएगा मीन्स ये डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, और डिस्पर्स्ड होंगे कितने कलर में? 7 कलर में। देखो जिस स्क्रीन पर ये डिस्पर्स्ड होते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना, जिस स्क्रीन पर ये 7 रंग फॉर्म होता है उस स्क्रीन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, द डिस्पर्सन ऑफ 7 कलर व्हेन अ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ गए होंगे कि जब भी व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास करेगा तो वो 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाता है, और वो 7 रंग होते हैं विवग्योर। यहाँ पर लिखते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं विवग्योर, और इसी को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा ही है। देखो सबसे ऊपर है रेड और सबसे नीचे क्या है? वायलेट। सेम यही सीक्वेंस है यहाँ पे। हमने देखा कि जो व्हाइट लाइट पास किए ये 7 कलर में डिस्पर्स्ड हो गए, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस हियर कि अगर ये जो 7 रंग हैं, ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, यानी कि जो 7 कलर से जो बन रहे हैं, ये फिर से अगर एक सिंगल प्रिज्म मान लीजिए यहाँ पे और है,
जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 7 रंगों में डिस्पर्सन हो रहा था। ये 7 रंगों का डिस्पर्सन अगर मान लीजिए एक और प्रिज्म से पास कर जाए, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा और इसको नीचे तक बनाता हूँ ऐसे। ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, दूसरा प्रिज्म, और इस प्रिज्म को क्या किया गया है, उल्टा जो है फिक्स्ड किया गया है, ठीक है ना। इस प्रिज्म को, जैसे ये जो प्रिज्म है अगर सीधा फॉर्म है, मतलब ये नीचे वाला बेस है, तो इसका बेस कहाँ है, ऊपर है। अगर इस फॉर्म में कह सकते हो कि कुछ दूसरा प्रिज्म अगर ऐसे लगाया गया है, तो जनरली आपको दिखाई देगा कि जो रे ऑफ लाइट, जैसे वाइट लाइट जो फॉल कर रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसे होएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट आएंगे, यहाँ से फिर से इनका डिस्पर्सन, सॉरी डिस्पर्सन नहीं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन फिर से होगा। ये देखिएगा ध्यान से, ऐसे कुछ करके रिफ्रैक्ट करेंगे और जनरली एक जगह पे जा कर के मीट कर जाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये सिंगल कलर बना लिए। ये जो सातों रंग थे, सातों रंग जब दूसरे प्रिज्म से जब पास करेंगे, जब दूसरे प्रिज्म से सातों रंग पास करेंगे तो एक वाइट लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। यानी कि देखो यहाँ से वाइट लाइट गया था, वाइट लाइट, ये जो है जब प्रिज्म से पास किया तो 7 रंगों में कन्वर्ट हुआ, और यही 7 कलर्स अगर दूसरे प्रिज्म से पास कर दिए और ये प्रिज्म भी सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो इस कंडीशन में फिर से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेनबो। देखो रेनबो कैसे बनता है, रेनबो को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। एक टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आप पहले उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक क्रिटिकल एंगल क्या है, जैसे हम जानते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, सपोज को ले पहला मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि जाएगा, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सपोज कर लो कि पहला मीडियम जो है डेंसर है और दूसरा मीडियम कैसा है, रेयरर, ठीक है ना। हमने मान लिया कि पहला मीडियम जो है डेंसर है और दूसरा मीडियम क्या है, रेयरर है, और रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा कैसे होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर कुछ इस वे में रे ऑफ लाइट मान लो रिफ्रैक्ट किया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा सपोज कर लो कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दिया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाया, तो देखोगे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर सपोज करो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाया, तो हो सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इस टचिंग सरफेस पे आ जाए, ऐसे कह सकते हो 90 डिग्री का हो सकता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो सकता है, 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इसकी बेंडिंग होगी। यानी जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक ऐसे वैल्यू पर जाएगा कि अगर उस एंगल से अगर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री पर हो जाएगा, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग IC से ऐसे सफिक्स में C लिख दिया, क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिससे रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो जाए, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो समझ गए होगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब एक और चीज़ बताते हैं कि यदि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। अगर सपोज करो हमने थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। समझ में आया। ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ गई। हमें क्या लगेगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये क्या है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम विथ ग्रेटर एंगल देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी कि एक ऐसे एंगल से पास कर रहा है कि उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट जिस वे में जा रहा था उसी वे में वापस आ जाएगा। यानी कि उसी वे में नहीं कह सकते हैं आप, उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम आपको समझाते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। रेनबो के फॉर्मेशन को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा ये जगह
लेना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक आप चाहें तो कुछ अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, डायग्राम वगैरह, या कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं इसे वीडियो पॉज करके इरेज करता हूँ। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेनबो। तो देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो क्या है? जनरली आप जानते हैं कि जब भी व्हाइट लाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास करेगा तो वो 7 कलर में डिस्पर्स्ड हो जाता है, ठीक है। और जब 7 कलर में डिस्पर्स्ड होता है तो रेनबो का फॉर्मेशन होगा। आपने कभी देखा होगा कि सपोज कर लो कि बरसात भी हो रही है और धूप भी हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बारिश भी हो रही होती है और धूप भी निकला हुआ है कहीं से। तो जो सनलाइट है, सनलाइट जब बारिश की बूंदों से जब पास करता है तो वो 7 कलर में डिस्पर्स्ड हो जाता है। और जो 7 कलर में डिस्पर्सन व्हाइट लाइट का होता है वही रेनबो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब जनरली समझना कि रेनबो के फॉर्मेशन में कितने प्रोसेसेस लगते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखो, जनरली जो रेनबो होता है, रेनबो कैसे बनता है हम जानते हैं, वाटर ड्रॉपलेट कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो जब भी व्हाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट से पास करेगा तो पहला प्रोसेस तो इसका होगा रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है कि जो ये व्हाइट लाइट है ऐसे 7 कलर में रिफ्रैक्ट होंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि 7 कलर हैं, जैसे उतना कलरफुल मेरे पास मार्कर नहीं है, अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो 7 कलर हैं, 7 कलर हैं। और ये भी जो भी 7 कलर हैं ये कैसे हुए, ये हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन के थ्रू हो रहे हैं। और इसके बाद में जो अगला प्रोसेस होता है, देखो पहला तो हुआ, पहला प्रोसेस क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगला जो प्रोसेस होगा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इस कंडीशन में जो 7 कलर हैं वो 7 कलर ऐसे डिस्पर्स्ड होंगे और डिस्पर्स्ड होकर के यहाँ पे कितने हो गए, 7 हो गए, हाँ लगभग 7 हो गए। चलो यहाँ से फिर डिस्पर्स्ड होकर के फिर इनका डेविएशन जो होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। और जब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा तो ऐसे देखोगे ये 7 रंगों में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। और यही जो रेनबो हमें दिखाई देता है, ऐसे यही रेनबो हमें दिखाई देता है। तो आपने देखा कि जब भी व्हाइट लाइट अगर वाटर ड्रॉपलेट से पास करेगा तो वहाँ पर 7 कलर में डिस्पर्सन होगा। और ये जो पहला प्रोसेस है, पहला प्रोसेस क्या बोला, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और उसके बाद में जो रिफ्रैक्टेड 7 कलर्स हैं, 7 कलर जब दूसरे एंड पर जाएंगे, यानी कि ये हमारा डेंसर मीडियम है। जनरली वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है इन कंपेरिजन ऑफ एयर। तो कह सकते हो कि डेंसर मीडियम से जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जाना चाहेगा तो यहाँ पर TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट 7 कलर्स जो भी हैं वो जो जा रहे थे सीधे, वो सीधे ना जा करके फिर उसी मीडियम में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे तीसरा जो प्रोसेस होगा वो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आ जाएंगे। तो आपने देखा कि जो रेनबो का फॉर्मेशन हुआ, इस रेनबो के फॉर्मेशन है, जो 7 कलर देख रहे हो ना, यही तो रेनबो बनता है। तो जो रेनबो का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर 3 प्रोसेस लगे, 3 नहीं 2 प्रोसेस लगे, जिनमें से 2 जो है रिफ्रैक्शन के हैं और एक प्रोसेस किसका है, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइमरी रेनबो बना हुआ है। प्राइमरी रेनबो मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही TIR का प्रोसेस हो रहा है। एक सेकेंडरी रेनबो भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट जब ऐसे जाएगा, अगर वाटर ड्रॉपलेट से पास किया और यहाँ पे ऐसे 7 कलर में मान लो ऐसे डिस्पर्स्ड हो गया, ठीक है, ऐसे मान लो 7 कलर में से डिस्पर्स्ड हो गया। इसके बाद में फिर से एक बार और TIR का प्रोसेस हो करता है, ठीक है, और फिर तब जाकर कैसे डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स नहीं कह सकते, रिफ्रैक्ट होगा और बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, क्योंकि यहाँ पर जो होगा 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा और 2 रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये क्लास 12th में दिया हुआ है, ठीक है। तो रेनबो लगभग आप समझ गए होंगे कि रेनबो क्या होता है। आइए अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। नेम से ही क्लियर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर से कुछ ताल्लुक रखता होगा। खुद से सोचो कि जो हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे एटमॉस्फेयर है, यानी कि गैसेस के लेयर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। वो गैसेस एक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किए हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ, हमारे अर्थ के चारों तरफ डिफरेंट टाइप के गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब यदि आप इन गैसेस का कंपेयर करते हैं वैक्यूम से, अगर आप एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाओ, अच्छा एक और जानते हो कि जैसे जैसे हम अर्थ के क्लोजर आते हैं वैसे वैसे गैसेस का जो डेंसिटी है बढ़ता जाता है। अगर हम इससे दूर हैं
मतलब ऊपर जाते हैं अर्थ से तो गैसेस की डेंसिटी कम होती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वाइट लाइट की, जो लाइट है जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करता है तो इसको पार्टिकल कुछ मिलते हैं, लेकिन जब ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है, जब ये एटमॉस्फेयर के बाहर हैं, उस कंडीशन में क्या कोई पार्टिकल अवेलेबल है? नहीं, कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट वैक्यूम से यानी कि एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो हम जानते हैं कि इसका रिफ्रैक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, और ये थोड़ा सा ऐसे डेविएट कर जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे बात समझे ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंडिंग हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो जनरली हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। किसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है? तो एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस वजह से इस रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमारे एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उस रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके तो कई सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर मैं पहला एप्लीकेशन बताऊं तो ये वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, स्टार यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा रात के टाइम में जब भी आप देखोगे तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो तारे ट्विंकलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो जनरली जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में देखना चाहते हैं। ठीक है ना, हम है कहाँ? एयर में है, एयर के कह सकते हो सराउंडिंग में है, और हम देखना किधर चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं वैक्यूम में। तो यानी जो हमारा जो लाइट है, या कहते हो सिंपली जो लाइट है वो किधर से किधर जा रहा है, जो हमारा देखने का जो नज़रिया है वो हम डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं। और जब डेंसर से रेयरर में देखेंगे तो यहाँ पर डेविएशन होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएशन होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर जितने भी गैसेस हैं, क्या सारे के सारे गैसेस के लेयर का डेंसिटी एक समान है? नहीं, सारे गैसेस का जो डेंसिटी है अलग अलग डेंसिटी है। या सिंपली कह सकते हैं कि अर्थ के क्लोजर डेंसिटी कुछ ज़्यादा होगा, उसके ऊपर थोड़ा कम हो सकता है, फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे हो सकता है। यानी सिंपली हमने कहा क्या कि यहाँ पर जितने भी गैसेस अवेलेबल हैं, हर गैस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी अलग अलग है, और यदि डेंसिटी अलग अलग है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी कारण से जो स्टार हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। समझ गए ना? अगर हम एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएं तो ये स्टार ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आने वाले। बात समझ गए? तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा, जो स्टार अपने मैक्स जितने ऊंचाई पर हैं, सपोज कर लो कि यहाँ पर स्टार हमें मतलब रियल हाइट इसका यहाँ पे है। ठीक है, और हम यदि इसे देखते हैं तो इस स्टार, ये मान लो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मान लो स्टार है। ठीक है, और हम इसे यहाँ से देखते हैं तो ये स्टार अपने एक्चुअल हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो स्टार हमें दिखाई देता है उनका जो एक्चुअल हाइट है, अपने एक्चुअल हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पर ये हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी क्यों होता है? ये भी होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार हैं वो अपने एक्चुअल हाइट से ज़्यादा हाइट पर दिखाई देते हैं। और इसका तीसरा एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ओके, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, यहाँ पर देखोगे कि जो सनराइज होता है, देखो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमने अर्थ बना दिया, ये इसका एटमॉस्फेयर है, और सपोज कर लेते हैं कि ये इसका हॉरिजॉन है। ठीक है ना, हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन है। मान लीजिए कि यहाँ पर अभी यहाँ पे सन है, तभी हमें पता चल जाता है कि सनराइज हो चुका है। यानी हमें क्या लग जाता है कि सन यहाँ पे आ गया है। अभी सन है कहाँ? यहाँ पे। और जब हम इसे देखेंगे ऐसे तो यहाँ से देखो ऐसा कुछ इस तरह से करके कह सकते हैं, ऐसे डेविएशन होगा, क्योंकि इधर का मीडियम जो है डेंसर है, और डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे डेविएशन होगा, और इसको जब आप आगे लेकर के आएंगे तो कह सकते हैं कि ये सीधे सन यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडवांस सनराइज। देखो सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें पता चल जाता है कि सनराइज हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी सनराइज होता है तो लगभग 1-2 मिनट तक वो जो सन है, सन एकदम रेड कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो सन है जनरली अभी उगा नहीं रहता, सनराइज नहीं हुआ रहता है। उसी कंडीशन में हम सन को देख लेते हैं, इस वजह से वो एकदम लाल कलर का दिखाई देगा, और वो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे देता है कि सनराइज हो चुका है।
और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें पता चलता रहता है कि सनसेट अभी नहीं हुआ, अभी सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो जनरली यहाँ पे क्या होगा कि जो सनसेट है, सनसेट हो चुका है, यानी कि सन जो है यहाँ पे आ चुका है, लेकिन जब हम यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से यही कंडीशन होगा, कह सकते हो रिफ्रैक्शन होगा, एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन जब हम इसको सीधे लाइन में लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर हमें सन दिखाई दे रहा है। तो जनरली है क्या कि सनसेट हो चुका है, लेकिन हमें लगेगा कि सनसेट नहीं हुआ है, तो 2 मिनट पहले ही हमें पता चल जाता है कि सनराइज हो चुका है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद हमें पता चलता है कि सनसेट हो चुका है। यानी कि ईच एंड एवरी डे कह सकते हैं आप 4 मिनट की गैपिंग होती है, जो भी सनराइज या सनसेट होता है, जो आप दिन का टाइम देखते हैं सनराइज से लेकर सनसेट तक का, उनमें 4 मिनट एक्स्ट्रा हम सन को देख पाते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तरफ। तब तक मैं इसे मिटाना चाहूँगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इधर थोड़ा सा जगह है, उस जगह में कवर हो जाएगा। स्कैटरिंग का मतलब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि स्कैटरिंग मतलब होता है बिखरना। ठीक है ना, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बिखरना। तो सिंपली देखो क्या है कि जब भी व्हाइट लाइट या जब भी सन का लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, सपोज कर लो कि ये अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये सब हमने जो बना दिया, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं। तो जब भी सनलाइट यहाँ से ऐसे हमारे अर्थ पर आ रही है, तो यहाँ से देखिए होगा क्या, जनरली बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल से टकराएंगे और टकरा कर कैसे स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं जो सनलाइट है। तो जो सनलाइट स्कैटर्ड हो जा रहा है, यहाँ पर जो बिखर जा रहा है, ये किसी डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर्ड जो होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और देखो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसका भी बहुत कह सकते हो एक तरह से रोल होता है सन कह रहा हूँ, जो हमारा स्काई है, स्काई के ब्लू देखने में। आप जानते हैं कि जो स्काई है, हमारा स्काई नीला दिखाई देता है। ठीक है, आसमान नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, या कह सकते हो ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। देखो जनरली होगा क्या कि जो लाइट के 7 कलर्स हैं, यानी विबग्योर हमने जो बताया आपको, विबग्योर, इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट की। ठीक है, देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो दिखना चाहिए, दिखना कौन चाहिए, वायलेट। हमें यहाँ पे आसमान किस कलर का दिखाई देना चाहिए, वायलेट कलर का दिखाई देना चाहिए, लेकिन आसमान वायलेट कलर का ना दिखाई दे करके ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस अवेलेबल हैं, यानी कि हम जानते हैं बेसिकली 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो नाइट्रोजन गैस होता है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है ब्लू कलर का, इस वजह से हमारा आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो जनरली यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हो गए, पहला तो इसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरा कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो भी गैसेस हैं वो गैस मॉलिक्यूल ब्लू कलर को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से हमें हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है कि जब भी सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, जब सनराइज हुआ तो रेड कलर दिखाई देगा, या सनसेट हुआ तो रेड कलर दिखाई देगा। तो ऐसा कंडीशन क्यों सो होता है, ये चीज़ समझिएगा। जब भी सनराइज होगा, सनराइज होते वक्त क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर या डिफरेंट जो कलर जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी जिनका वेवलेंथ कम है, वो स्कैटर्ड हो चुके रहते हैं आसमान में। ठीक है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो सबसे पहले पहुँचेगा। तो हमारे अर्थ पर पहले कौन पहुँचेगा, पहले पहुँचेगा रेड। ठीक है, देखो जब भी सनराइज होगा तो हमारे अर्थ पे सबसे पहले कौन पहुँचेगा, रेड पहुँचेगा। और वही कंडीशन सनसेट होने के बाद भी सबसे पहले कौन पहुँचेगा, रेड पहुँचेगा। तो दोनों ही कंडीशन में कह सकते हैं आप कि जो रेड है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो पहले पहुँच जाएगा। इसीलिए जब भी सनराइज होगा या फिर सनसेट होगा, दोनों ही कंडीशन में जो सन है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, या फिर कह सकते हो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो तब तक इसको नोट करें, फिर देखते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एक टॉपिक और मिसिंग था, उस टॉपिक को भी हम बता देते हैं आपको, वह है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। देखो जनरली टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब भी बीम ऑफ लाइट आता है, सपोज कर लो कि हमारे कमरे में थोड़ा सा कहीं जगह है जहाँ से वाइट लाइट अंदर आ सकता है। ठीक है, या फिर ऊपर के विंडो से ऐसे कह सकते हो, अगर लाइट हमारे कमरे के अंदर आ रहा है, जो भी बीम ऑफ लाइट, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं।
और ये डस्ट पार्टिकल ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, यानी ऐसे कैसे जिग जैग पाथ में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पाथ क्रिएट होता है इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो जब भी कह सकते हो वाइट लाइट या ऐसे कह सकते हो जब भी सनलाइट हमारे घर के अंदर एक बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में आता है, या कह सकते हो एक पाथ क्रिएट करता है इन एयर, और जहाँ पे डस्ट पार्टिकल हमें नजर आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा टिंडल इफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, लेकिन जो गैस मालिक्यूल हैं, गैस मालिक्यूल हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल के कंपेरिजन में जो गैस मालिक्यूल हैं, गैस मालिक्यूल का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, देखो जो डस्ट पार्टिकल हैं, जनरली डस्ट पार्टिकल का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से डस्ट पार्टिकल हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर लाइट इसके गैस मालिक्यूल के साइज़ की बात करें जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, उनका जो साइज़ है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत कम होता है, इस वजह से गैस के मालिक्यूल हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो लगभग आज का टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि क्लियर हो चुके होंगे, और इसी लेक्चर के साथ आज मैं इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करता हूं। लगभग आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं निरंतर आपके लिए एक एक वीडियो लेकर के आता ही रहता हूं जो कि लेक्चर से रिलेटेड होता है, वो चाहे क्लास 9 का हो, 10th का हो, 11th 12th या फिर BSc का क्यों ना हो। ठीक है, तो मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12th तक के एकेडमिक वीडियोस को अपलोड करता हूं, और BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मतलब इनके भी वीडियोस को मैं अपलोड करता हूं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इस लेक्चर का लाभ मिल सके। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।